Hello guys, welcome to JK Exam Cracker. I am Shubham Mahajan and you all know I am your faculty for General Studies. दोस्तों सबसे पहला टॉपिक जो मैंने शुरू किया था वो तो JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। उसमें मैंने आपको पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बताई कि कैसे हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला। उसके बाद आर्टिकल 370 का कैसे कॉर्पोरेशन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आर्टिकल 35A लाया गया प्रेसिडेंटल ऑर्डर ऑफ 1954 के अंडर। स्टेट सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। फिर फाइनली हमने जो है किया आर्टिकल 370 कैसे तोड़ा गया और नया एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 लाया गया। अब कमेंट सेक्शन में हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें जो है सेक्शंस के बारे में बताया जाए कि सेक्शन कौन कौन सी जो है इम्पॉर्टेंट है या कौन कौन सी हमें सेक्शंस मार्केट में मिल नहीं रही है और हमने करना है उसको। कुछ भी या आर्टिकल्स हो या सेक्शंस हो, अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करो तो वो आपको पढ़नी ही पड़ती है। तो जो हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है 103 टोटल सेक्शंस हैं जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 में ऐड हुई हैं। उसकी आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बट मुझे नहीं लगता कि सारे जो सेक्शंस हैं उसको करने की ज़रूरत है। बट अगर आप एडिशनल करना चाहते हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल ही रहेगा। कुछ हमने सेक्शन जो है मेरे को जो लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के हिसाब से, तो उसको हमने पिन पॉइंट किया हुआ है, वो मैं आपको कराऊंगा आज। सबसे पहले शुरू करते हैं फिर से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के बारे में। मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ अगर आपने हमारा पिछला टॉपिक नहीं पढ़ा है। सबसे पहले बात करते हैं 2019 में एक नया एक्ट लाया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको इनिशिएट किया था। तो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है इस बिल के ऊपर पूरी तरह से वर्किंग की थी। बाकी अगर मिनिस्ट्रीज़ की बात करें उनका इसके ऊपर कुछ भी रोल नहीं था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही है जिसने सबसे पहले इस बिल के ऊपर काम किया था। इनिशिएट किया था होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये राज्यसभा में पहले इनिशिएट हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि अगर आपने कोई भी बिल लाना है तो किसी भी आप हाउस में ला सकते हो, वेदर इट विल बी फ्रॉम राज्यसभा या लोकसभा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एमपी किसी भी हाउस का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, वो बिल जो है इनिशिएट कर सकता है। बट लोकसभा की या राज्यसभा की जो है उसमें सहमति होनी चाहिए, उसके बाद ही ये बिल बनता है। सबसे पहले बात करते हैं होम अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस बिल के ऊपर वर्किंग की थी। फिर राज्यसभा में ये 5 अगस्त 2019 को जो है इनिशिएट किया था, यहाँ लाया गया था ये बिल। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ही इस बिल को इनिशिएट किया था, उन्होंने ही पूरा इसी के ऊपर काम किया था। क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है आर्टिकल 370 को तोड़ने का और नया बिल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 को लाने का। फिर 5 अगस्त 2019 को ये बिल इनिशिएट होता है। 6 अगस्त को ये बिल जो है पास हो जाता है लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा की सहमति होना बिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं फाइनल अथॉरिटी कौन होती है डिसाइड करने के लिए कि ये बिल जो है ये एक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता, वो होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने जो है 6 अगस्त 2019 को इस बिल के ऊपर अपने पूरी तरह से असेंट दे दिया था, यानी इस बिल को जो है पूरी तरह से एक्ट के रूप में लागू कर दिया था। अब आपको ये भी मैंने बताया था कि प्रेसिडेंटल ऑर्डर आया था 2019 में एक, जिसमें आर्टिकल 367 को चेंज किया गया था या उसमें अमेंडमेंट लाई गई थी। स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसको तोड़ के लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट को जो है चेंज कर दिया। पहले अपर हाउस और लोअर हाउस मिला के बाई कैमरलिज्म होता था हमारे जम्मू कश्मीर में, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, यूनिकैमरलिज्म का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। तो प्रेसिडेंटल ऑर्डर 2019 के अंडर ही जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने लाया था, डायरेक्टली लाया था ये, इसमें कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति होना या ना होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, अपने ऊपर होता है कि ये लाएं या ना लाएं बिल को। तो 367 आर्टिकल को तोड़ चेंजेस लाए गए, उसमें स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तोड़ दिया गया। वो भी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि क्यों उस आर्टिकल को चेंज करना ज़रूरी था, क्योंकि आर्टिकल 370 में लिखा हुआ था कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही जो है आर्टिकल 370 को तोड़ सकती है, उनके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता अगर स्टेट के रिप्रेजेंटेशन की बात करें। बट जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस बिल को तोड़ दिया तो उसके बाद स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई थी। तो ये बिल तब का लेकर 2019 तक ये जो है बिल चलता गया, ऐसे ही आर्टिकल 370 चलता गया। तो बाद में बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की।
इम्प्लीमेंटेशन जो है इस बिल की 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। आपको पता है क्यों हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को ही क्यों ये बिल एप्लीकेबल हुआ था? इस दिन क्या होता है? बर्थ डेट ऑफ फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सबको पता है, मैक्सिमम इंडियन को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। पहले हमारे होम मिनिस्टर थे इंडिया के, और उनको क्रेडिट दिया जाता है पूरे इंडिया को जोड़ने का। पहले इंडिया छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो इनको ज़िम्मा दिया गया हमारे पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का। तो उनका एक सपना था जम्मू कश्मीर को भी इंडिया का पार्ट बनाने का, क्योंकि इंटेग्रल पार्ट था जम्मू कश्मीर, तो कुछ प्रोविजंस की वजह से हमें स्पेशल स्टेटस भी दिया गया था। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के रूप में जो है ये 31 अक्टूबर तक ये बिल जो है एक्सटेंड किया गया। अब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ हुआ क्या। 2 सेपरेट ड्यूटीज़ बन गई, एक स्टेट को पूरी तरह से बाइफरकेट कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, लद्दाख जिसके अंदर लेह, कारगिल, द्रास वगैरह सब एरिया आते हैं उसको अलग कर दिया गया। 2 सेपरेट ड्यूटीज़ होगी। एक आ गई यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो पुडुचेरी मॉडल को फॉलो करती है और इसका अपना लेजिस्लेचर है। फिर आता है लद्दाख, जिसका कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है अपना, तो पूरी तरह से उसकी जो वर्किंग है लेफ्टिनेंट गवर्नर ही देखते हैं और वो चंडीगढ़ मॉडल को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं 103 सेक्शंस है टोटल, और 5 पार्ट्स हैं और 3 शेड्यूल्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सेक्शंस की। 103 सेक्शन जो है हमें पता नहीं है कि कौन कौन सी सेक्शन जो है इंडक्ट की हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था 106 जो है स्टेट लॉज को तोड़ दिया गया और 153 सेंट्रल लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो 103 सेक्शंस हैं उसमें क्या क्या आता है वो आज हम उसके बारे में करेंगे, और आपकी डिमांड भी ये थी। चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। इस सब की जो नोट्स की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। पहला सेक्शन आता है, इसमें बताया गया कि क्या क्या बिल जो है हमने इनिशिएट किया और कौन कौन से आर्टिकल को तोड़ा जाएगा। तो पहले 2 सेक्शंस में इसी चीज़ के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले आता है, इसमें नाम दिया गया हुआ है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें पूरी तरह से इंडिया के बारे में बताया हुआ है। उसी तरह इसमें हमने बताया हुआ है कि ये बिल है क्या या ये एक्ट है क्या। तो दूसरे सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की। सबसे पहली 2 चीज़ें आ गई, एक तो नाम पता चल गया हमें, दूसरे में ये पता चल गया कि ये है किसके लिए बना हुआ है। तो थर्ड सेक्शन में जो आता है उसमें बताया हुआ है जम्मू कश्मीर को तोड़ के जो है, जम्मू कश्मीर को तोड़ के जो है 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। अब एक आती है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सेक्शन 3 के अंडर आती है, और ये जो है चंडीगढ़ मॉडल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ विदाउट लेजिस्लेचर, इट मीन्स देयर विल बी नो लेजिस्लेटिव असेंबली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये हो गया। अब चलते हैं आगे सेक्शन 4 की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर, जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ लेजिस्लेचर। सबसे पहले बात करते हैं 2019 में क्या हुआ। प्रेसिडेंटल ऑर्डर आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तोड़ दिया गया। आर्टिकल 370 में जो है चेंजेस लाई गई या अमेंडमेंट आई। आर्टिकल 367 को अमेंड किया गया और स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तोड़ दिया गया। और उसके बाद जो यहाँ पे बाई कैमरलिज्म का कंसेप्ट था अपर हाउस और लोअर हाउस का, वो भी तोड़ दिया गया और स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम जो है अब से लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रख दिया गया। तो ये लेजिस्लेचर वही है, लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की। यहाँ पे अब जो होगा एक
सीएम होंगे और वो जो है एड करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। फिर सीएम को जो एड करेंगे वो होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 में यही आता है कि उस समय जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उसके बाद 2019 में 2 प्रोविंसेस बन गए या 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई, तब सत्यपाल मलिक जी थे हमारे गवर्नर। तो उन्हीं को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब दिया गया और उन्होंने ही हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सेपरेट ड्यूटीज़ को जो है वर्किंग देखी उस समय। चलो अब आगे सेक्शन 10 के ऊपर चलते हैं। सेक्शन 10 को पहले आप इसका टाइटल देखो। टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल। दिस इज़ फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों के बारे में। ये सबसे पहले क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ हाउस ऑफ पीपल। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएससी की कर रहे हो, अगर स्टेट के भी किसी एग्ज़ाम की कर रहे हो, पॉलिटी आपने पढ़ी ही होगी। पॉलिटी में आपने कभी ना कभी ये नाम जो है ज़रूर सुना होगा, हाउस ऑफ पीपल। ये हमने कंसेप्ट जो है इंग्लैंड से लिया हुआ है, यूके से। हाउस ऑफ कॉमन वहाँ पे जो है इसका इंग्लिश नाम है और हमने वही उसी से ये कंसेप्ट लिया हुआ है। जब इंडिया में हाउस ऑफ पीपल यहाँ पे कहा जाता है। और इसको अगर लोकल लैंग्वेज में हम कहें, लोकसभा इसका नाम है। ये लोकसभा ही जो है जिसके हम हर 5 साल के बाद यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के अंडर, जब 18 साल के हम हो जाते हैं, फिर हमें एक परमान्यता मिल जाती है कि हम एक किसी भी पर्सन के लिए वोटिंग कर सकते हैं। हम अगर हम किसी को लाइक करते हैं उसको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे लोकसभा में भेज सकते हैं। अगर नहीं पसंद तो उसके लिए हम वोट कभी भी नहीं करेंगे। तो हमें एक पावर मिल जाती है राइट टू वोट की। जितने भी हमारे यहाँ पे हर 5 साल के बाद प्राइम मिनिस्ट्रल इलेक्शंस होते हैं, वो सब हाउस ऑफ पीपल के लिए ही होते हैं। जितने एमपीस होते हैं लोकसभा के, उसके लिए हम इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। जैसे अगर हम अभी की अगर बात करें करंट 2019 या 2014 की, जम्मू से 2 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हाउस ऑफ पीपल के लिए। एक थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको एमओएस का पोर्टफोलियो भी मिला, एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का ही उनको पोर्टफोलियो मिला। उसके बाद आते हैं जुगल किशोर शर्मा जी। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर टोटल सीट्स लोकसभा में पहले होती थी 6, जिसमें से 5 जो जम्मू कश्मीर के पास होती थी और 1 होती थी लद्दाख के लिए। और जब का ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, बाइफर्केशन हो गई है। यूटी में भी यही सेम है। 5 जो सीटें हैं अभी भी लोकसभा में रिजर्व्ड हैं, यूटी फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और 1 सीट जो है वही लद्दाख की यूटी के लिए जो है रिजर्व हमने रखी हुई है। ये आता है इस सेक्शन 10 के अंडर। फिर सेक्शन 11 को देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीलिमिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1976। डीलिमिनेशन देख के आपको लग रहा होगा कि वही है, सीट्स जो हैं बढ़ेंगी हमारे जम्मू कश्मीर के, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, किसी को तोड़ा जाएगा तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसको जो है बना दिया जाएगा। बट ये जो है हमारी स्टेट के साथ डील नहीं करते, या हमारी यूटी के साथ डील नहीं करती है सीट्स जो हैं वहाँ पे। इसमें यह है, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर आया था 1976 में। उसमें ये डिसाइड हुआ था, या उसमें जितने भी हमारे इंडिया की सीट्स थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी लोकसभा के अकॉर्डिंग, उनकी डिवीज़न की गई थी। हर स्टेट को जो है अलॉट किया गया है। हमारे जम्मू कश्मीर में तब 6 सीट्स के बारे में आया था। तो सेक्शन जो 11 है इसी के साथ डील करता है। उसमें क्या आता है कि अभी जो है करंट सिचुएशन में 5 सीट जैसे जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, 1 सीट जो है लद्दाख के लिए। अगर पार्लियामेंट को लगेगा कि हमने ये सीट्स जो हैं बढ़ानी है या घटानी है, तो ये इस सेक्शन के अंडर आता है। ये यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके लिए सजेशन देगा उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अगर उनको लगेगा कि जैसे लद्दाख के बारे में ही अगर हम कह लें खाली 1 सीट है, अगर उनको लगता है कि हमें ये सीट जो है बढ़ानी चाहिए, 1 सीट हम लद्दाख के लिए दे देते हैं, 1 सीट लेह के लिए दे देते हैं, टोटल होगी 2 सीट्स। या अगर हम 3-4 सीट्स अगर जम्मू में अगर बढ़ाना चाहें, तो वो ये पूरी तरह से इस सेक्शन 11 के साथ डील करते हैं।
सेक्शन 11 आपको पता चल गया, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर ऑफ 1976 के अंदर चेंजेस ला सकते हैं ये, तो सेक्शन 11 उसी के साथ डील करती है। फिर बात करते हैं सेक्शन 13, आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर की यूटी, आर्टिकल 239 कहता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक लेजिस्लेचर होना चाहिए, और वो लेजिस्लेचर जो है आर्टिकल 239 के साथ डील करता है। आर्टिकल 239 हमेशा कहता है कि एक यूटी के अंदर अगर कोई लेजिस्लेचर है तो उसके लिए जो प्रोविजंस होने चाहिए वो आर्टिकल 239 के साथ डील करते हैं। फिर बात करते हैं 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है क्लोजली बताता है कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेचर होगा वो पुडुचेरी मॉडल को फॉलो करेगा। तो 239 में आ गया कि हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, बट कौन सी यूटी को वो फॉलो करेगी या कौन सा वो हमारा रूल मॉडल बन के आएगी। तो आर्टिकल 239 है पुडुचेरी यूटी के साथ डील करता है, उसकी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी या उसका जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वैसी ही हमारी जम्मू कश्मीर की होगी। वहाँ पे भी अगर सीएम है, हमारे यहाँ पे भी सीएम होगा, बट वो एलजी को अपनी सारी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई अगर बिल बनाया हुआ है तो वो एलजी को सबमिट करेगा। ये सब 239A आर्टिकल के अंडर डील करता है और पुडुचेरी मॉडल को ये फॉलो करते हैं हम। ये शॉर्ट टर्म में हम कह रहे हैं कि ये पुडुचेरी मॉडल को एक्सप्लेन करता है। फिर बात आती है सेक्शन 14। अब इस सेक्शन 14 में दो चीज़ें और आती हैं, दो क्लॉज आते हैं इसमें। सबसे पहले सेक्शन 14 के अंडर यही है कि हमारे यहाँ पे लेजिस्लेशन होगी जिसमें टोटल सीट्स होंगी 107। यहाँ पे इसके बारे में लिख देता हूँ मैं, 160 सीट्स होंगी जिसको बढ़ा के 114 कर दिया जाएगा। इसमें से 24 सीट्स जो हैं पीओके वालों के लिए हैं, पीओके वालों के लिए 24 सीटें हैं। अगर 107 में से ये 24 सीट्स निकल जाती हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में टोटल अभी सीट जो हैं 83 हैं, 83 सीट्स हैं। उसमें से 46 जो हैं कश्मीर वालों के लिए और 37 सीट्स जो हैं जम्मू वालों के लिए। इसी के ऊपर कहा जाता है कि डिलिमिटेशन होगी और जम्मू की सीट जो है 7 बढ़ा दी जाएंगी। और अगर इसमें से अगर हम 24 निकालें फिर आती है 90 सीट्स। बट क्लोजली जो अगर हम बात करें, हमारे जम्मू कश्मीर की टोटल सीट्स जो हैं अभी 83 हैं। एक बात ये आ गई। फिर आर्टिकल जो हमारा ये कहती है सीट डिवीजन में एक और दो क्लॉज आते हैं। सबसे पहला आता है 14(4) अब चलते हैं आगे, सेक्शन 14 के ऊपर चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाला भी है। ये इसको समझाता हूँ मैं अच्छी तरह से आपको। सबसे पहले जो है सेक्शन 14 में बताया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, और इसकी कंपोजिशन क्या है। बात करते हैं मेंबर्स की। नया रीऑर्गेनाइजेशन बिल कहता है यहाँ पे अभी टोटल जो होगी 107 सीट्स होंगी। फिर बाद में डीलिमिटेशन होगी। डीलिमिटेशन के बाद जो है यहाँ पे 114 सीट्स हो जाएंगी, यानी 107 से बढ़ा के जो है 114 सीट्स हो जाएंगी। बट अभी तक हुई नहीं है तो मैं 107 को लेके ही चलता हूँ।
और इसमें बताता हूँ कैसे ये जो है डिवीजन है। इसमें से 24 सीट्स अगर हम निकाल दें, ये हमने वैकेंट रखी है पीओके वालों के लिए। ये जब से हमारी स्टेट बनी हुई है जम्मू कश्मीर की, सबसे पहली जब भी असेंबली बैठी थी तब से हमने डिसाइड किया था कि पीओके वालों के लिए जो भी सीट्स हैं अभी हम वैकेंट रखेंगे, क्योंकि बाद में पीओके हमारे इंडिया के अंडर ही आएगा। तो ये हमने 24 सीट्स अभी तक वैकेंट रखी हुई है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल 370 को तोड़ा, उन्होंने भी कहा कि पीओके जो है हमारा इंटेग्रल पार्ट रहेगा और 24 सीट्स अभी भी हम जो है वैकेंट रखेंगे। फिर बाद में जब 24 सीट्स जब निकल जाती हैं, फिर उसके बाद 83 सीट्स बच जाती हैं। 83 सीट्स में जो है 46 सीट्स कश्मीर वालों के लिए और 37 सीट्स जो हैं जम्मू वालों के लिए। ये आ गई इसकी कंपोजिशन। अब इसमें दो और आते हैं 14, अगर हम सेक्शन की बात करें, इसमें दो सब सेक्शंस और आती हैं। उसके बारे में क्या है, पहले आता है 14(4). ये 14(4) सेक्शन ही कहती है, सब सेक्शन कहती है कि 24 सीट्स जो हैं वैकेंट रहेंगी पीओके वालों के लिए। उसके बाद आता है 14(7), रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो दो इसमें सब सेक्शन कहती हैं कि एक 14(4) के अंडर 24 सीट्स जो हैं वैकेंट रहेंगी, और वो वैकेंट जो सीट होंगी इसको कभी भी हम छेड़ेंगे नहीं। और जब भी पीओके अगर इंडिया के अंडर आ जाता है तो इसके बाद पीओके वाले जो हैं यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। ये आगे 14(4) ये कहता है। और 14(7) की अगर हम बात करें, देयर विल बी ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन। तो ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगा, वो पूरी स्टडी करेंगे। यहाँ पे कोई भी अगर सीट ऐसी इनको कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल ट्राइब की, तो वो पूरी तरह से हर इलेक्शन में वो चेंज कर सकते हैं, चाहे वो बढ़ा सकते हैं चाहे वो घटा सकते हैं। वो पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का ये काम होगा। ये आपको समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 15 कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इसमें क्या है, पहले हमारे जम्मू कश्मीर में वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में कोई कंसेप्ट इतना अच्छा नहीं था। लास्ट टाइम जब 2019 में फिर से 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तो प्रिया सेठी जी को गवर्नर ने अपनी मर्ज़ी से चुना था, एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार होता, कभी जब भी गवर्नर का मन करे या उनको लगे कि यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन या वुमेन कोई भी एमएलए नहीं चुना गया है, तो वो अपनी मर्ज़ी से एक कोई वुमेन रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हाउस में बिठा देते थे। तो अब बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर होंगे, और ये 2 सीट्स जो हैं हमेशा रिज़र्व रखेंगे जब भी इलेक्शन होंगे हर 5 साल के बाद। तो 2 वुमेन सीट्स के लिए भी जो है इलेक्शन होंगे। तो सेक्शन 15 इसके साथ डील करता है। अब आपको ये अगर समझ आ गया, आगे चलते हैं हम। फिर सेक्शन 17 आती है। सेक्शन 17 कहती है ड्यूरेशन कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की। आपको पता ही है, अब जो है अब से ये इसकी 5 इयर्स ड्यूरेशन होगी। पहले हमारे यहाँ पे जो ड्यूरेशन होती थी वो 6 साल होती थी, इसको घटा के अब से जो है 5 इयर्स कर दिया गया। फिर आगे चलते हैं। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स, जो भी मेंबर्स होंगे हाउस के, उनके बारे में क्या सैलरीज हैं या क्या क्या उनको देना चाहिए, ये सब सेक्शन 31 के साथ डील करेगा। सेक्शन 32 जो है लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं कि क्या क्या वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं। जैसे पहले भी आपको मैंने बताया था, स्टेट रिकॉर्ड्स या स्टेट रेवेन्यू, लैंड डिडक्शन वगैरह जो है हमारी स्टेट के पास रहेगी। बाकी आगे चलते हैं। फिर आता है सेक्शन 47।
ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली देयर ऑफ। पहले कुछ हमारी अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती थी, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते थे वो उर्दू के ऊपर लिखे जाते थे, बट अब 2019 के एक्ट के बाद ये चीज़ें जो है कुछ बदल दी गई हैं। अब से हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं चेंज हो चुकी हैं। इसमें आती है हिंदी, इंग्लिश, डोगरी और लास्ट आती है कश्मीरी। तो ये 4 लैंग्वेजेस हमारी यूनियन टेरिटरी की अभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आगे उनके ऊपर है कि वो यहाँ पे कुछ ऐड करें या घटाएं, ये कम्प्लीटली लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर जो है डिपेंडेंट है ये। फिर बात करते हैं इसी के साथ, इसी में रिलेट करते हुए एक आता है सेक्शन 48, लैंग्वेजेस टू बी यूज फॉर बिल्स या एक्ट्स। जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली में काम होगा, उधर जो भी बिल अगर इनिशिएट होगा, कौन सी लैंग्वेज में आएगा, या बिल जो है पास हो जाता है हम लोगों के पास आता है रिव्यू के लिए कि हमें बताया जाता है, या अगर हम बात करें सेक्रेटरीट की, जो भी बिल्स वगैरह होंगे, रिटर्न रिकॉर्ड्स जो होंगे, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी। इसका एक ही है खाली, इंग्लिश। आगे फिर आता है सेक्शन 52। इसमें बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है, अगर असेंबली कभी डिसॉल्व हो जाती है बीच में, या बीच में अगर ब्रेक आ जाती है एक सेशन से लेकर दूसरे सेशन में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है स्टेट को अच्छी तरह से चलाने के लिए। फिर बात करते हैं 53 सेक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 10% जितने भी स्ट्रेंथ होगी टोटल असेंबली की, उसके हिसाब से 10% निकाल दिया जाए। अगर 83 के ऊपर अगर इलेक्शन होते हैं, अगर डिलिमिटेशन नहीं होती है, तो उसका जितना भी 10% होगा, या अगर 90 सीट्स होंगी उसके ऊपर अगर इलेक्शन होता है, तो उनका जो भी 10% होगा उतने का अगर हम 10% निकाल दें, वो टोटल स्ट्रेंथ होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। फिर आता है अदर प्रोविजंस टू मिनिस्टर्स, सेक्शन 54। इसमें मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है कि जैसे 10% अगर टोटल स्ट्रेंथ हो जाती है, तो उनकी क्या क्या वर्किंग होगी, कौन कौन सा डिपार्टमेंट उनको अलॉट होगा, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज जो हैं अभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रहेंगी, और उनको एड जो है उनको जो उनके लीडर होंगे वो सीएम होंगे। जो भी रिकमेंडेशन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे, वो सीएम बाइंडिंग होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लेके जाएगा और उनसे परमिशन लेगा कि क्या ये हम पास करें या ना करें। फिर सेक्शन 56 ये चीफ मिनिस्टर के साथ डील करता है। इसमें बताया हुआ कि चीफ मिनिस्टर का क्या काम होगा, कैसे वो जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच के एक मीडियम बन के रहेगा। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल पास करेंगे, उसको चीफ मिनिस्टर लेके जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास उनकी रिकमेंडेशन के लिए। सेक्शन 57 इसका मतलब है एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब ये रहा, नो एमएलसी या अपर हाउस जो है पूरी तरह से क्वैश कर दिया गया है। अब से खाली एक ही हाउस होगा, यहाँ पे यूनिक एडमिरलिज्म का हम कंसेप्ट फॉलो करेंगे, और उसके तहत कोई भी एमएलसी नहीं चुना जाएगा हमारी स्टेट में। उसकी जगह जो है हम खाली एमएलए के लिए ही इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। ऐसे भी एमएलसी के जो इलेक्शन होते थे उसमें एमएलए पार्ट करते थे, हम लोग जो कॉमन लोग हैं वो पार्ट नहीं करते थे। चलिए आगे चलते हैं अब। फिर आता है सेक्शन 60। इसका टाइटल है डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें यही है कि 7 सीट्स जो हैं बढ़ाई जाएंगी, टोटल सीट 7 बढ़ाई जाएंगी, और उसमें डिसाइड होगा कि जैसे 83 को बढ़ा के 90 में तब्दील कर दिया जाएगा। ये पूरा डिलिमिटेशन के साथ जो है ये काम करता है। आगे चलते हैं। आता है सेक्शन 65।
एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑर्डर। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं एप्लीकेबल था। तो हमारी स्टेट ने या स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जो यहाँ के रिजर्व कैटेगरीज के लोग थे, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए या शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, इनके लिए कुछ अलग रूल्स बनाए थे। सबसे पहले बात आती है शेड्यूल कास्ट। इस समय क्या होता है, 1956 की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए अलग कुछ लॉज बनाए थे शेड्यूल कास्ट पर्सनस के लिए। तो 2019 के बाद ये जो लॉज जो हैं ये बंद नहीं हुए हैं या ख़त्म नहीं हुए हैं, ये अभी भी एप्लीकेबल है हमारे जम्मू कश्मीर की यूटी के ऊपर। उसी के साथ बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की। अगर हम बात करें 1989 में इनके लिए कुछ रूल्स लाए गए पूरी स्टेट के, जम्मू कश्मीर अगर और लद्दाख की अगर हम बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ लॉज बनाए गए। तो ये लॉज भी इस लॉ की तरह सेक्शन 65 की तरह क्वैश नहीं हुआ है, ये भी अभी हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूटी में एप्लीकेबल है सेपरेटली। तो 1956 और 1989 का जो ऑर्डर है जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ये अभी तक क्वैश नहीं हुआ है, ये अभी वर्किंग है हमारी स्टेट में। फिर बात करते हैं सेक्शन 67 की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कंसोलिडेटेड फंड की अगर मैं बात करूं, जितना हमारी जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके साथ साथ जितना भी इन्होंने लोन वगैरह बांटना है, अगर ये सब जो है हमारे जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर के अंडर रहेगा और ये सारा काम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंडर ही रहेगा। आगे समझ, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं सेक्शन 75। इसमें बताया हुआ है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर और यूटी को जो हाई कोर्ट सर्व करेगी वो कॉमन होगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। तो टोटल हमारे अभी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें 17 जजेस हैं, उसमें से 14 जो है परमानेंट है और 4 जो हैं, 3 जजेस जो हैं वो एडिशनल जजेस हैं। और इनके हेड जो होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस का भी आपको नाम पता होगा, पंकज मित्तल जी हैं अभी। और आपको ये भी पता ही है कि हाई कोर्ट की पहले लिमिटेड पावर्स थी, अब 2019 के एक्ट के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट जो है इनकी पावर्स थोड़ी बढ़ गई हैं। ये किसी लॉ को अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ रिट्स जो हैं गवर्नमेंट बॉडी के खिलाफ ये लागू कर सकते हैं। तो ये सब जो है सेक्शन 75 हाई कोर्ट्स के साथ डील करता है। आगे चलते हैं अब। फिर इसके बारे में शायद आपको पता होगा, आपने किसी के घर में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह थे तो उनको पता होगा इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 91 की, प्रोविजंस एज टू कंटिन्यूएंस ऑफ ऑफिसर्स इन द सेम पोस्ट। जब ये एक्ट लाया गया, जो गवर्नमेंट ऑफिस थे उनके जो ऑफिसर्स थे जिस डेजिग्नेशन में थे, अगर वो जम्मू कश्मीर में थे या यूटी ऑफ लद्दाख में थे, जिस वो डेजिग्नेशन में थे वही डेजिग्नेशन रही उनके लिए। कोई उस डेजिग्नेशन में जो है चेंजेस नहीं लाए गए। जैसे अगर हम केएस की बात करें तो अगर केएस की पोस्ट में अगर वो काम कर रहे थे तो वही पोस्ट रही है, उसको के साथ जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं लाई गई है। उसी के साथ सेक्शन 92 की बात करते हैं। इसमें जो है इसका टाइटल पढ़ो आप पहले, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्सेट्रा। इसमें जब ये बिल लाया गया था 2019 में अगस्त में जब आया था, उसमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, पहले एक स्टेट होती थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला के, तो डिपार्टमेंट सेम होते थे, बट हर डिस्ट्रिक्ट वाइज या एरिया वाइज जो है चेंज हो जाते थे और इनकी वहाँ पे ट्रांसफ़र या पोस्टिंग होती रहती थी।
तो जो पर्सन लद्दाख में काम कर रहा था या जो पर्सन जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, इनको चॉइस दी गई, 1 साल का पीरियड दिया गया, उसमें इनको बताना था कि आप जो है जम्मू कश्मीर में सर्विस देना चाहते हो अपनी, या लद्दाख में सर्विस देना चाहते हो। तो ये सेक्शन 92 इसी के साथ काम करती थी। इनको 1 ईयर का टाइम दिया गया था और इनसे पूछा गया था कि आप जम्मू कश्मीर में काम जम्मू कश्मीर की यूटी के अंडर रहना चाहते हो या लद्दाख की यूटी के अंडर जो है अपनी सर्विस देना चाहते हो। फिर बात करते हैं सेक्शन 94 की, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15 ऑफ आर्टिकल 37 ऑफ 1956। अब 1956 में क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है। इसमें क्या होता है, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हमारी स्टेट्स जम्मू कश्मीर की अलग की जाती हैं। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी, उसको तोड़ के दो स्टेट्स में तब्दील कर दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र में। उसी तरह पंजाब को अलग किया गया और हरियाणा को और उससे अलग किया गया। फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ रखा गया। तो इसी जो आर्टिकल 37 जो डील करता था सेक्शन 15 के अंडर, उसमें क्या होता था, पहले जम्मू कश्मीर एक पूरी स्टेट होती थी, फिर इसको अमेंड कर दिया गया और इसको अमेंड करके 2 यूटीज बना दी गई, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड आती है यूटी ऑफ लद्दाख। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर जितनी भी स्टेट्स बनी गई थी, उसमें एक स्टेट आती थी हमारी जम्मू कश्मीर, जिसका लद्दाख भी एक प्रोविंस होता था। इनको पूरा टाइटल दिया गया हमें जम्मू कश्मीर का, और इस स्टेट को जो है इन्होंने अमेंड किया, इस नाम को अमेंड किया, एक स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट्स में 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया। पहले आती है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी आती है यूटी ऑफ लद्दाख। तो सेक्शन 94 इसी के साथ डील करता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे आज के सेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और जो जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता था सेक्शंस हमें करनी चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कुछ और सेक्शंस इसमें कुछ छूट गई हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम इसको और इम्प्रोवाइज़ करेंगे और आपको और अच्छी तरीके से, अगर आपको लगता है कि हमें समझने की ज़रूरत है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।